स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? ओके, चलिए। सो ओके ओके सो आज अपना AWS DevOps विद AI का लेक्चर नंबर 13 है, राइट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राउट 53 सर्विस के बारे में। तो इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाया था, बट उसका नोट्स नहीं था मेरे पास, तो मैंने आज उसका नोट्स रेडी कर दिया है। तो राउट 53 क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपकी DNS मैनेजमेंट सर्विस है। क्या है? DNS मैनेजमेंट सर्विस। अब DNS मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा था, ये हमारा एक सर्वर हो गया, राइट। अब इस सर्वर को जब आप क्रिएट करते हो और इस पर कोई वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह होस्ट करते हो, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। वो पब्लिक आईपी आपको कुछ भी मिल सकती है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर एग्जांपल के लिए। तो ये आपको पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया। अब ये आईपी एड्रेस हर किसी को याद नहीं हो सकता, राइट। क्या नहीं हो सकता? हर किसी को याद नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईपी एड्रेस को जो है तो एक नेम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, और उसी नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, DNS बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट लगा होता है, तो ये आपका आईपी एड्रेस इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर रहा होता है, और यहाँ पर आपका जो डोमेन नेम होता है वो हिट कर रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला cloudwithvivek.com, राइट। सो cloudwithvivek.com, तो ये जो cloudwithvivek.com है, ये क्या है, मेरी वेबसाइट का डोमेन है। इस डोमेन को आप अगर हिट करोगे तो बैकएंड में कोई ना कोई आईपी एड्रेस लगा होगा, राइट। क्या होगा? बैकएंड में कोई ना कोई आईपी एड्रेस लगा होगा, और वो आईपी एड्रेस रिजॉल्व होकर जो भी रिजल्ट है वो आपको देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसी चीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि आपका AWS के अंदर राउट 53 क्या होता है, पब्लिक होस्टेड जोन क्या होता है, प्राइवेट होस्टेड जोन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आते हैं थोड़ा इसके नोट्स को देखते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे आप। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउट 53 की। तो राउट 53 क्या है, एक हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल DNS वेब सर्विस है जो AWS प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर आप डोमेन को परचेस कर सकते हो, डोमेन को मैनेज कर सकते हो, ट्रैफिक को राउट कर सकते हो, हेल्थ चेक कर सकते हो, और फेल ओवर हैंडलिंग कर सकते हो। ये सारे जो फीचर्स हैं आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AWS की राउट 53 सर्विस। अब DNS बेसिक्स, तो वही बताया आपको कि आप यहाँ पर कोई भी डोमेन नेम हिट करते हो, वो डोमेन नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस को कॉल कर रहा होता है। एग्जाम्पल google.com, amazon.com, बैकेंड में क्या लगा है, आईपी एड्रेस लगा है। सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आप ब्राउज़र पे आइए और यहाँ पर cloudwithvivek.com हिट करिए, तो बैकेंड में कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा जो कॉल हो रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट आ गई डोमेन नेम के थ्रू, तो ये क्या कर रहा है, आपके बैकेंड में आईपी एड्रेस को कॉल करके जो डेटा है वो आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आपका DNS की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंपोनेंट की बात करें अगर हम राउट 53 के अंदर, तो आपको राउट 53 के अंदर होस्टेड जोन का ऑप्शन मिलता है, रिकॉर्ड सेट का ऑप्शन मिलता है, राउटिंग पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है, हेल्थ चेक का ऑप्शन मिलता है, DNS रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं DNS रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर जो DNS रजिस्ट्रेशन है, आप या तो GoDaddy से कर लो, होस्टिंगर से कर लीजिए, या फिर AWS की खुद की राउट 53 सर्विस से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राउट 53 सर्विस से आप लोग कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवा के देता है, समझ में आया? तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर जो राउट 53 सर्विस है, ये आपको डोमेन वगैरह बाय करना है, ये सारी चीज़ें करनी, तो आप इजीली कर सकते हो और मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि आपका जो होस्टेड जोन है ये क्या होता है, तो ये कंटेनर फॉर DNS रिकॉर्ड। कंटेनर फॉर DNS रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो होस्टेड जोन है, इसके अंदर ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपका जो डोमेन नेम है वो किस रिसोर्स के साथ बाइंड है, क्या कोई आईपी एड्रेस के साथ बाइंड है, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड सेट आता है, तो ये आपके डोमेन और रिसोर्स को बाइंड जो करना होता है वो चीज़ें करते हो। तो होस्टेड जोन के अंदर पब्लिक और प्राइवेट डिसाइड कर सकते हो, और रिकॉर्ड सेट के अंदर आपका मैपिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस है, ये क्या है, आईपी वर्जन 4 है। क्या है? आईपी वर्जन 4। हो सकता है आपके रिसोर्स का आईपी वर्जन 6 हो, यहाँ पर क्या हो, आपके रिसोर्स का आईपी वर्जन 6 हो। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड सेट आता है, इस रिकॉर्ड सेट में आप डिफाइन करते हो कि भाई आपका जो रिकॉर्ड टाइप है वो क्या होगा।
तो रिकॉर्ड टाइप यहाँ पर आई थिंक मेंशन्ड होंगे, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका सी नेम रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड है, एस ओ ए रिकॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है रिकॉर्ड सेट के अंदर ये डिफाइन कर सकते हो। फिर आता है राउटिंग पॉलिसी। तो आपकी जो ट्रैफिक है, राउटिंग ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए राउटिंग पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हेल्थ चेक का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो और डोमेन बाय कर सकते हो। अब होस्टेड जोन की बात करें तो होस्टेड जोन क्या करता है, आपके जो डीएनएस रिकॉर्ड्स है उनको स्टोर करवाता है डोमेन के लिए। एग्जांपल दिया मैंने कि यहाँ पर मेरे पास एक example.com करके एक डोमेन है। अब यहाँ पर जो है तो आपको पब्लिक और प्राइवेट होस्टेड जोन मिलते हैं। तो पब्लिक होस्टेड जोन में आपने क्या किया, जो example.com है इसको क्या करोगे, बाइंड करोगे। तो बाइंड करने के लिए आप जो वैल्यू यूज़ कर रहे हो, क्या वो आईपी एड्रेस है या आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6 है या फिर सी नेम है, तो बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड सेट में डिफाइन करते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई आपका जब आईपी वर्जन 4 यूज़ होता है तो ए टाइप का रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करते हैं, ए टाइप का रिकॉर्ड यूज़ करते हैं। कब, जब आपको आईपी वर्जन 4 पे रीडायरेक्ट करना हो। अगर आईपी वर्जन 6 के करना हो तो क्या करते हैं, 4 टाइम ए करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरे पास डोमेन खुद का है, होस्टिंगर पे मैंने बाय किया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर आएंगे आप डीएनएस नेम सर्वर पे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं ऐड करता हूँ रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है रिकॉर्ड का टाइप AMX 4 टाइम ए। तो अगर आईपी वर्जन 4 पे बाइंड करना है तो सिंगल ए यूज़ होगा। मेल सर्वर को बाइंड करना है तो MX यूज़ होगा। आईपी वर्जन 6 के साथ करना है तो 4 टाइम ए वाला यूज़ होगा। अगर किसी डोमेन नेम को दूसरे डोमेन नेम के साथ बाइंड करना, जैसे AWS के अंदर जब आपने लोड बैलेंसर बनाया तो उस लोड बैलेंसर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट डीएनएस मिला था, डोमेन नेम मिला था। तो उसको अगर आप अपने कस्टम डोमेन के साथ बाइंड करना तो सी नेम यूज़ करेंगे। फिर ऐसे ही SRB होता है, TXT होता है, CA होता है। तो इतने टाइप के यहाँ पर मिल रहे हैं। AWS के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, वो अकाउंट के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो आप गूगल भी कर सकते हो, जब ज़रूरत पड़े कि भाई आपको ये रिकॉर्ड सेट कौन सा लेना है तो वो चूज़ कर सकते हो। तो फाइनली इतना तो समझ में आया कि जो आपका रिकॉर्ड सेट है वो बेसिकली क्या है, ये डिनोट करता है कि आपका जो रिसोर्स है वो किस टाइप के वैल्यू के साथ आप बाइंड कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेट यूज़ कर सकते हो। अब पब्लिक होस्टेड जोन क्या होता है, जो इंटरनेट से एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट होस्टेड जोन क्या होता है, जो आपके BPC या इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। होस्टेड जोन के अंदर क्या होता है, NS नेम सेट रिकॉर्ड होता है, SO रिकॉर्ड होता है, A रिकॉर्ड, C नेम, MX और बहुत सारे होते हैं जो अभी आपने देखे। फिर आता है DNS रिकॉर्ड इन राउट 53। तो क्या बोल रहा है, मैप्स डोमेन आईपी वर्जन 4। तो आपका जो example.com है इसको आप क्या कर रहे हो, आईपी वर्जन 4 के साथ बाइंड कर रहे हो। तो आप क्या यूज़ करोगे, रिकॉर्ड ए वाला। अगर आपको आईपी वर्जन 6 के साथ बाइंड करना तो क्या करोगे, 4 टाइम ए रिकॉर्ड यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखो दिया है www डॉट, सॉरी ये वाला नहीं, ये आईपी वर्जन 6, ठीक है। ऐसे ही सी नेम रिकॉर्ड यूज़ करना है। तो जैसे www.example.com जो है ये एक आपका डिफ़ॉल्ट DNS है, इसको आप अपने खुद के DNS से बाइंड करना है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई कल को आप लोग क्या बोल रहे हो कि आपके पास खुद का डोमेन है www.arun.com। आप क्या चाहते हो, जब भी आप गूगल पे सर्च करो www.arun.com तो मेरी जो वेबसाइट है cloudwithvivek.com ये आ जाए एक्सेस होके। तो आप क्या करोगे, मेरे इस cloudwithvivek.com को बैकएंड में ऐड कर दोगे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, सी नेम रिकॉर्ड लोगे। फिर उसके बाद आता है अलियास रिकॉर्ड। तो ये AWS के अंदर स्पेशल होता है, जो कि अभी आपको यहाँ पर होस्टिंगर के अंदर नहीं मिला।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, क्लाउड फ्रंट, S3 स्टैटिक वेबसाइट API गेटवे, लैम्डा URL, इन सबको अगर इंड पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अलियास रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलियास वाला एग्जांपल आप AWS पे ही कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है MX रिकॉर्ड। तो जब आपको मेल सर्वर्स वगैरह के लिए यूज़ करना हो तो MX रिकॉर्ड यूज़ करोगे। जब आपको कोई टेक्स्ट डेटा स्टोर करवाना हो तो आपको क्या करना है, TXT रिकॉर्ड यूज़ करना है, जैसे डोमेन वेरिफिकेशन करना है। फिर NS नेम सेट रिकॉर्ड, तो ये आपका जो नेम सर्वर होते हैं उनके लिए, DNS को डेलीगेशन कंट्रोल करने के लिए। SOA रिकॉर्ड जो होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जैसे आपका एडमिन ईमेल हो गया, सीरियल नंबर हो गया, रिफ्रेश वैल्यू, इन सब के लिए आप SOA रिकॉर्ड यूज़ करते हो। अब यहाँ पर आती राउटिंग पॉलिसी। तो राउटिंग पॉलिसी में सबसे पहला आता है सिंपल राउटिंग पॉलिसी। अब जो सिंपल राउटिंग पॉलिसी होती है ये क्या करता है, आपका जो IP एड्रेस है उसके साथ आपके डोमेन को बाइंड कर देगा। कोई हेल्थ चेक, कोई लोड बैलेंसिंग वगैरह नहीं मिलेगी, बेसिक राउटिंग होगा, मतलब बेसिक नॉर्मल तरीके से एक्सेस करवाएगा। नंबर 2 पे आता है वेटेड राउटिंग पॉलिसी। अब वेटेड राउटिंग पॉलिसी में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 सर्वर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए, 2 सर्वर, आपके पास एक सर्वर 1, ये सर्वर 2। अब कोई क्या कर रहा है, आपके cloudwithvivek.com को हिट कर रहा है, तो मैंने बोला 70% ट्रैफिक यहाँ जाए, 30% ट्रैफिक यहाँ पर जाए। तो 70% के लिए आपने यहाँ पर कर दिया, 30% यहाँ पर कर दिया। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप यूज़ करेंगे वेटेड राउटिंग पॉलिसी। तो ये आपका वेट के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यूज़ केस बता रहा है कि कहाँ यूज़ होता है ये, जब आपको कैनरी डिप्लॉयमेंट की टेस्टिंग करनी हो, या फिर ग्रेजुअल रोल आउट करना हो, या फिर ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट जो मेथड होता है, उन सब केसेस में आप क्या करते हैं, वेटेड राउटिंग पॉलिसी का यूज़ करते हो। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट है। अब ब्लू और ग्रीन में क्या होता है, एक आपका लेटेस्ट वर्जन होता है, एक प्रीवियस वर्जन होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी 30% ट्रैफिक जो है अभी क्या हो, लेटेस्ट वर्जन पे जाए, 70% ट्रैफिक ओल्ड वर्जन को यूज़ करें। जब तक कि मैं ये श्योर नहीं कर लेता कि मेरा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एप्लीकेशन का वो परफेक्ट है, तब तक मैं पूरा 100% ट्रैफिक मूव नहीं करना चाहता। तो उस केस में क्या करिए, आप वेटेड राउटिंग पॉलिसी का यूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। अब लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जो लोएस्ट लेटेंसी मतलब फास्ट स्पीड देता है वहाँ से एप्लीकेशन एक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला यहाँ पर कि भाई मेरे पास एक सर्वर आपका ये हो गया, ओके, दूसरा सर्वर आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अगर मैं UK और USA नेम दे दूँ तो ये मेरा UK सर्वर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, USA सर्वर हो गया। तो UK एंड USA सर्वर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर cloudwithvivek.com जो है इसको हिट कर रहा है कौन, मेरा यूज़र अपने सिस्टम से बैठ के। तो ये जब सिस्टम से बैठ के एक्सेस कर रहा है तो मैंने क्या बोला कि इसकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी, USA में आएगी या UK में आएगी। तो मैंने बोला कि इसको जहाँ से फास्ट स्पीड मिले वहाँ इसकी ट्रैफिक भेजना। तो ये क्या करेगा, अगर चेक करेगा UK से ट्रैफिक फास्ट आ रही है मतलब फास्ट स्पीड मिल रही तो UK कनेक्ट कर देगा, USA से मिल रही तो USA। तो जब आपको फास्ट स्पीड चाहिए होती है तो लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है। जब आपको ग्लोबल एप्लीकेशन या फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने होते तब आप यूज़ करते हो लेटेंसी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी। फिर आता है प्राइमरी राउटिंग पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेटअप होता है, जिसमें आप क्या बोलते हो कि अगर मेरा प्राइमरी सर्वर फेल हो तो सेकेंडरी सर्वर क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, ट्रैफिक उस पर जाने लगे। फिर एग्जांपल ले लो, मैंने बोला कि मेरी ट्रैफिक UK सर्वर पे आएगी ऑलवेज, बट अगर कल को UK सर्वर डाउन हो जाए तो मेरी ट्रैफिक क्या होनी चाहिए, USA सर्वर पे चली जाए। तो ये चीज़ आप फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के थ्रू हैंडल कर सकते हो। तो जब भी आपको हाई अवेलेबिलिटी अचीव करनी हो तो आप क्या करिए, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी यूज़ करिए। ये कहाँ पर रिक्वायर होगा, जब आपको हेल्थ चेक करना हो कि भाई आपका सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है आपके पास जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। अब ये जो जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी है ये क्या करता है, लोकेशन वाइज एक्सेस करता है। जैसे इंडिया, तो इंडिया से अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो इंडियन वेबसाइट एक्सेस होगी, US से कर रहे हो तो US। अब बोलोगे सर US और इंडियन कैसे हो गया, एग्जाम्पल समझो। सभी लोग शॉपिंग करते हैं Amazon.com पे। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली सर्च करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मली सर्च करता हूँ Amazon.com, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग वगैरह जो मुझे दिखेगा और जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो कहाँ का दिख रहा है, इंडिया का दिख रहा है, राइट।
जैसे मैं टैबलेट उठाता हूँ और टैबलेट का प्राइसिंग जो दिखा रहा है वो मुझे कैसे दिखा रहा है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे आप, देखो तो 7,263 रुपये तो आपको इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा है। यही चीज़ आप क्या करते हो यहाँ पर जो है तो आप अपनी अकाउंट को चेंज कर देते हो। तो यहाँ पर अभी मेरा अकाउंट है नहीं एक्चुअल में, तो आप जो है तो कंट्री चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे? कंट्री चेंज। तो आपको जो प्राइसिंग है वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग दिखेगी। तो ये कैसे होता है? ये लोकेशन वाइज आपका कंटेंट एक्सेस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हो, सभी लोग यूट्यूब यूज़ करते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, जैसे दिल्ली और क्या बोलते हैं यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आता है आपके यूट्यूब वीडियोस पे वो हिंदी लैंग्वेज में आएगा। अगर आप साउथ में चले जाओ तो वो साउथ की लैंग्वेज में आएगा। अभी जैसे मैं पंजाब में हूँ तो मेरे मोबाइल पे जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो कैसे आता है यूट्यूब में, वो पंजाबी लैंग्वेज में आता है। तो ये आपका कैसे पता लग रहा है? ये लोकेशन वाइज हो रहा है, आपका जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी चल रही है। समझ में? एग्जाम्पल भी दिया इसने कि लैंग्वेज लोकलाइजेशन या फिर रीजनल रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे आपने बोला कि भाई कोई बंदा है वो पाकिस्तान से मेरी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, ब्लॉक कर दो, तो आपका लोकेशन वाइज भी ये काम करता है। फिर आता है जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी। अब ये क्या करता है कि आपकी जो ट्रैफिक होती है उसको क्या करता है, यूज़र की लोकेशन और AWS रिसोर्स के लोकेशन के बेसिस पे क्या करता है, शिफ्ट करता है। अब इसमें ब्यास वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई आपके दो रिसोर्सेज को ये ट्रैफिक सेंड कर सकता है। तो ये आपका जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी होता है। नेक्स्ट आता है मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी। अब मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल IP एड्रेसेस है वहाँ से रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर cloudwithvivek.com, तो इसके साथ एक IP ये लगा, दूसरा IP कल को आपने कोई और लगा दिया, उस IP का भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी है। फिर आता है IP बेस्ड राउटिंग पॉलिसी। तो आप IP बेस्ड राउटिंग पॉलिसी क्या कर सकते हो, इसमें डिफाइन कर सकते हो कि भाई IP एड्रेस का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक का है तो ये कंटेंट एक्सेस होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेंज है तो ये कंटेंट एक्सेस होगा। तो ये आपका IP बेस्ड राउटिंग पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है हेल्थ चेक। तो आपका जो राउट 53 है ये चेक कर सकता है कि आपका वेब सर्वर हेल्दी है या नहीं, API प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, इंड पॉइंट काम कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। हेल्थ चेक के टाइप्स आते हैं, तो इंड पॉइंट मॉनिटरिंग जिसमें HTTP, HTTPS, TTS प्रोटोकॉल, ये सब सेक्रेट आपका जो है तो चेक किए जाते हैं हेल्थ के तौर पे। उसके बाद आता है हेल्थ चेक कैसे चेक करता है कि आपका ये 3 में से 5 हेल्दी है या नहीं। फिर यहाँ पर आप जो है तो अलियास रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका CNAME की तरह ही होता है, बट अलियास जो होता है ये AWS के रिसोर्स को सपोर्ट करता है, और जो CNAME होता है ये आपके किसी थर्ड पार्टी को भी सपोर्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर आप लोड बैलेंसर, राउट 53, EC2 ये सब लगा सकते हो। फिर आप राउट 53 को क्लाउड फ्रंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स के आ गए यहाँ पर। अब जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लगा लो आप उतने, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है TTL, टाइम टू लाइव। ये क्या बोल रहा है, कंट्रोल DNS कैशिंग ड्यूरेशन। अब क्या हुआ, जैसे मेरा अभी यहाँ पर कोई बंदा सर्च कर रहा है cloudwithvivek.com, तो क्या एक्सेस होके आ रहा है ये। अब कल को मैं क्या चाहता हूँ, कोई यूज़र क्या कर रहा है cloudwithvivek.com अगर एक्सेस कर रहा है, डायरेक्ट मेरा यूट्यूब सर्वर एक्सेस हो जाए, क्या हो, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपका जब ये कंटेंट चेंज होगा तो कितनी देर बाद आप मतलब जैसे आपने चेंजेस तो कर दिया, बट कितनी देर बाद इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप TTL टाइम सेट कर सकते हो, जैसे 300। तो अब कई बार क्या होगा, बंदा पेमेंट कर रहा है तो उस कारण भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए TTL का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये डिसाइड करता है कि भाई आपका जो चेंजेस है वो कितनी देर में इम्प्लीमेंट होके आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि भाई डोमेन आप बाय कर सकते हो, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर आर्किटेक्चर्स दिए हैं डिजास्टर रिकवरी वगैरह के, तो ये सब एडवांस में एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या, राउट 53 सर्विस AWS के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारी जो सर्विस आती है वो आती है IAM सर्विस। कौन सी सर्विस आती है? IAM सर्विस। अब जरा समझते हैं IAM सर्विस जो है वो क्या होता है, ठीक है।
तो बेसिकली जो IAM सर्विस है इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये मेरे पास AWS का एक अकाउंट है। क्या हो गया? ये मेरे पास AWS का एक अकाउंट है। अब इस अकाउंट पे आपके मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे। जैसे मैंने बोला EC2 चल रहा है, RDS चल रहा है आपके पास, DynamoDB चल रहा है आपके पास, S3 बकेट चल रहा है आपके पास, उसके बाद आपका EBS चल रहा है, EFS चल रहा है आपके पास, उसके बाद यूज़र क्रिएट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपका BPC चल रहा है, यहाँ पर इलास्टिक बीनस्टॉक। ठीक है, तो ये मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। अब इस अकाउंट पे काम करने वाले बंदे अकेला तो नहीं होगा। मैंने बोला इसी टीम का मेंबर दुर्गेश है, इसी टीम का मेंबर अरुण है, इसी टीम का मेंबर आशीष है, इसी टीम का मेंबर विवेक है, इसी टीम का मेंबर रोशनी है, इसी टीम का मेंबर जो है तो XYZ नाम का बंदा है। अब सारे जो एम्प्लॉयज़ है इसी टीम के मेंबर हैं। तो इनको जो है बोला गया दुर्गेश आप जो है S3 सर्विस पे काम करोगे। क्या करोगे? दुर्गेश को बोला गया आप S3 सर्विस पे काम करोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया? अरुण आप EC2 सर्विस पे काम करेंगे। क्या बोला गया? कि अरुण आप जो है EC2 सर्विस पे काम करेंगे। फिर ऐसे ही XYZ को बोला गया कि भाई आप जो है तो BPC पे काम करेंगे। विवेक रोशनी को क्या बोला गया कि भाई आप EFS पे काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एम्प्लॉय आता है आशीष या विवेक, इनको क्या बोला गया? डेटाबेस पे करना है। नेक्स्ट को क्या बोला गया? भाई आप RDS पे करना है। तो इस तरीके से हर एक एम्प्लॉय को डेडिकेटेड अलग अलग सर्विस पे काम करने की परमिशन देना है। अब पंगा क्या होगा? हमारे पास जब AWS अकाउंट बनाते हो तो आपके पास रूट यूज़र होता है। क्या होता है? रूट यूज़र, जो आपकी Gmail ID होती है। क्या होती है? Gmail ID। तो जब आप Gmail ID का यूज़ करके लॉगिन करते हो तो वो रूट यूज़र होता है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया कि रूट यूज़र ID जो है दुर्गेश को भी दे दो, अरुण को भी दे दो, आशीष, विवेक, रोशनी, XYZ सबको दे दो। अच्छा, दे दिया, चलो ठीक है। अब रूट यूज़र जो है इसके पास सारी परमिशंस होती हैं, सारी पावर्स होती हैं। तो कल को क्या हुआ? रोशनी ने गलती से कोई रिसोर्स डिलीट कर दिया, नाम आ गया दुर्गेश ने डिलीट किया है, या फिर अरुण ने डिलीट कर दिया, नाम आ रहा है विवेक का, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या बोला गया? रूट यूज़र का एक्सेस हम किसी को नहीं देंगे। प्रोडक्शन के अंदर आपका जो रूट यूज़र का एक्सेस होता है वो किसी को नहीं मिलता। हाँ, छोटी मोटी जो लाला कंपनी होती है जिनके पास एम्प्लॉयज़ कम होते हैं तो उनके पास क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो है तो इनको एक्सेस दे देते हैं रूट यूज़र का। ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्मल यूज़र, तो यहाँ पर एक आता है आपका नॉर्मल यूज़र। तो हम AWS के टर्म में उसको नॉर्मल यूज़र ना बोल के क्या बोलते हैं? IAM यूज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IAM यूज़र। तो यहाँ पर हम इसको IAM यूज़र ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपनी के अंदर क्या बोला जाता है कि भाई आप IAM यूज़र यूज़ करिए। तो मैं एक दुर्गेश नाम का यूज़र बना दूंगा, एक अरुण नाम का यूज़र, आशीष नाम का, विवेक, रोशनी, XYZ। तो सारे यूज़र को बना के इनके अकॉर्डिंग परमिशन दे दूंगा। तो लिनक्स के अंदर आपने नॉर्मल यूज़र पढ़ा होगा और परमिशन मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, राइट, जहाँ पर आप chmod कमांड यूज़ करते हो परमिशन चेंज करने के लिए। तो मैंने बोला कि ऐसे ही यहाँ पर मुझे क्या करना है? एक IAM यूज़र बनाना है और उसको पासवर्ड देना है और परमिशन देना है। तो परमिशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? IAM पॉलिसी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? IAM पॉलिसी का यूज़ करेंगे। तो आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले समझिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हु कैन एक्सेस AWS रिसोर्स, व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म, विच रिसोर्स दे कैन एक्सेस एंड हाउ दे ऑथेंटिकेट। मतलब आपके कौन से रिसोर्स को और उस पर क्या काम कर सकता है और यूज़र कैसे एक्सेस कर सकता है। लॉगिन करने के लिए क्या वो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करेगा
या एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ करेगा। ये सब चीज़ों के बारे में जो फैसिलिटी देता है वो आपकी AWS की IAM सर्विस होती है। और ये क्या बोल रहा है, IAM इज़ अ ग्लोबल सर्विस नॉट स्पेसिफिक रीजन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो पहले मैं देखो अभी जब लॉगिन कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है, IAM यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। अगर रूट यूज़र से लॉगिन करना तो यहाँ देखो साइन इन यूजिंग रूट यूज़र बोल रहा है। ठीक है, तो रूट यूज़र में मेल ID ही सपोर्ट करेगा। तो मैंने अभी IAM यूज़र से लॉगिन किया। ये क्या हो गया, चलिए सो लॉगिन हो रहा है, वेट करिए। अब देखो यहाँ पर रीज़न का नाम लिखा आ रहा है। अगर मैं EC2 सर्विस पे जाता हूँ, क्या करता हूँ, EC2 सर्विस पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो रीज़न आ रहा है। अगर मैं यहीं पर दूसरे रीज़न पे जाऊँ तो जा सकता हूँ। दैट मीन्स कि आपकी जो EC2 सर्विस है ये रीज़न वाइज्ड है। क्या है, रीज़न वाइज्ड है, मतलब रीज़न पे डिपेंड करता है, रीज़न पे बेस्ड है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि भाई अगर IAM सर्विस सर्च करें तो IAM जो सर्विस है ये ग्लोबल होगी, ये पर्टिकुलर किसी रीजन को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैं एक दुर्गेश यूज़र जो है मुंबई रीजन पे बना दूँ, अरुण यूज़र जो है तो सिंगापुर रीजन पे बना दूँ, ऐसा नहीं होगा। सारे रीजन में कॉमन यूज़र नेम दिखेंगे। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो आप कि मैं चाहता हूँ दुर्गेश जो है EC2 इंस्टांस को सिर्फ मुंबई रीजन पे एक्सेस कर पाए, या आशीष जो है तो क्या कर पाए, सिर्फ हैदराबाद रीजन पे कर पाए। तो ये रीजन वाइज इनको एक्सेस दे सकते हो, बट रीजन वाइज इनको क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आइए और देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है IAM यूजर्स का, क्लिक करिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर देखो यूजर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ये क्रिएट करिए। उससे पहले थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड समझ लो आप। ठीक है, देखो डैशबोर्ड पे आओ, क्या बोल रहा है, ऐड MFA फॉर रूट यूजर। तो मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, MFA का मतलब क्या होता है, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। तो ये वार्निंग दे रहा है कि भाई आपका अकाउंट कल को हैक भी हो सकता है, या किसी यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड पता लग गया तो वो आपके अकाउंट का मिस यूज़ कर लेगा। तो क्या बोल रहा है कि आप इस पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाइए, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड के साथ साथ इसमें OTP या कुछ ऐसा ऑप्शन लगाओ जिससे आपका अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड पता लगने पे भी कोई एक्सेस ना कर पाए। ऐसे ही बोल रहा है ऐड MFA फॉर योर सेल्फ। तो मैं अपने लिए लगा के दिखाता हूँ कि MFA लगाते कैसे। ऐड MFA पे क्लिक करिए। ओके, सो यहाँ पर आएगा डिवाइस नेम। तो जैसे मैंने बोला विवेक ऐप, ठीक है, ये विवेक का ऐप है, मैंने बोल दिया। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि आप इसमें पास की क्रिएट करना चाहते हो जो आपके डेस्कटॉप से क्रिएट हो जाती है, या फिर कोई अथेंटिकेटर एप्लीकेशन, या फिर आपके पास हार्डवेयर डिवाइस, ये TOTP टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे TOTP, यहाँ पर आप सर्च करके देखोगे TOTP डिवाइस, तो ये आपके पास डिवाइसेस आ गई, राइट। आप इनको बाय कर लो और इनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला ये नहीं करना है। फिर अथेंटिकेटर एप्लीकेशन, तो आप गूगल में प्ले स्टोर में जाके गूगल अथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट अथेंटिकेटर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गूगल अथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट अथेंटिकेटर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अथेंटिकेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ अथेंटिकेटर ऐप, करेंगे नेक्स्ट। बोल रहा है शो QR कोड, तो मैं यहाँ पर QR कोड शो करता हूँ और मेरे में ऑप्शन आ रहा है स्कैन करने का। मैं ऐप ओपन करूँगा तो स्कैन कर लूँगा मैं। अब यहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, वुड यू रिकमेंड दिस ऐप, तो मैंने बोला नो कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ऑन टाइम पासवर्ड आ गया। ठीक है, देखो मेरे मोबाइल पे कोड आने लगे हैं, तो मैंने डाला 113990, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो वापस 30 सेकेंड के बाद आएगा, सो वेट करिए।
तो दूसरा कोड जो आया मेरे पास, ये मैंने डाल दिया और कर दिया ऐड MFA। देखो MFA डिवाइस असाइन हो चुकी है। यहाँ पर डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पर बोल रहा है यू हैव MFA। अब मैं जब भी लॉगिन करूँगा तो मुझसे क्या बोलेगा, MFA कोड डालने को बोलेगा। दिखाता हूँ मैं इसका जरा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये अकाउंट ID है, इसको मैंने कॉपी किया और एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं साइन इन टू कंसोल करूँगा। देखो यूज़र नेम मैंने डाला, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। पासवर्ड अब आप लोगों को मैं अगर बता भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे चल के कोड मांगेगा। देखो मांग रहा है कोड। अब जब तक आपको कोड नहीं मिलेगा आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पर जैसे कोड डाला, मेरे स्क्रीन पे जो आ रहा है मोबाइल पे 125490, तो मैंने कर दिया साइन इन। तो ये अब मेरा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड होके आ गई। तो समझ में आया किस तरीके से आप लोग MFA लगा सकते हो अपने अकाउंट पे। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड पे ये लगा दिया आपने MFA। अब क्या बोल रहा है, नीचे रिसोर्सेज दिखा रहा है कि कितने यूज़र ग्रुप हैं, कितने यूज़र्स हैं, कितने रोल्स हैं, कितनी पॉलिसीज़ हैं, कितने आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो अकाउंट का अलियास क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब मैंने अभी लॉगिन करने के लिए अकाउंट ID डाली थी, ये 12 डिजिट की, मुझे अकाउंट ID डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये अलियास जो है वो नेम डाल दूंगा। तो ये अलियास का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड में दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका IAM यूज़र, रोल्स पॉलिसीज सब डिस्कस करेंगे। पहले यूज़र समझो क्योंकि सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़र है। तो IAM यूज़र पे क्लिक करिए, क्रिएट यूज़र। अब जैसे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ किस नाम से, दुर्गेश नाम से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दो तरीके होते हैं। अगर आपको यूज़र को क्या करना है, इस तरीके का जो डैशबोर्ड कंसोल है इस पर एक्सेस देना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, प्रोवाइड यूज़र टू एक्सेस कंसोल AWS मैनेजमेंट। नहीं देना है तो मत करिए, नेक्स्ट करके क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसको क्या करना है, एक्सेस देना है कंसोल पे, तो डन करिए। पासवर्ड ऑटो जनरेटेड भी कर सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो। हमने बोला कस्टम लेते हैं। कस्टम पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया, AWS@2026, ठीक है। ये पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है टिक बॉक्स का, यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। तो ये बोल रहा है कि भाई यूज़र जो है जब नया फर्स्ट टाइम साइन इन करेगा तो पासवर्ड चेंज करना चाहिए उसको। तो इसको टिक करके चलना पड़ता है कंपनी के अंदर ऑलवेज। क्योंकि मैंने मान लो ये अकाउंट क्रिएट करके दे दिया किसको, दुर्गेश को। अब दुर्गेश ने कल को कुछ किया नहीं, मैंने दुर्गेश का अकाउंट लॉगिन कर लिया, भाई यूज़र नेम और पासवर्ड तो बना के मैं दे रहा हूँ, तो कल को मैं मिसयूज़ भी कर सकता हूँ। तो कंपनी क्या बोलती है, आप मिसयूज़ ना कर पाओ, इसलिए आपको ये बॉक्स टिक करके रखना है। तो दुर्गेश क्या करेगा, अपना पासवर्ड चेंज करेगा, मैंडेटरी होगा ये उसके लिए। फर्स्ट टाइम लॉगिन करते ही पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। अगर टिक नहीं करूँगा तो ये ऑलवेज इसी पासवर्ड को यूज़ कर पाएगा। कर दीजिए नेक्स्ट। अब यूज़र को परमिशन क्या देना है, तो अभी हमने बताया कि भाई यहाँ पर ये यूज़र है, इनको क्या परमिशन देनी है, वो कैसे डिसाइड करोगे, तो वो यहाँ से आपकी पॉलिसीज से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आइए, तो बोल रहा है कि आपके पास पहले से कोई ग्रुप हो और उस ग्रुप में कोई परमिशन हो तो उस ग्रुप में ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड ग्रुप टू करो, यहाँ पर ग्रुप दिखाई देगा, अभी नहीं है तो नहीं दिख रहा है। कॉपी परमिशन, अब किसी यूज़र को पहले से कोई परमिशन दे रखा है आपने, उसकी परमिशन को कॉपी करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। मैंने बोला नहीं देना है तो मत करिए। फिर यहाँ पर अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, तो यहाँ पर दो तरीके की पॉलिसी आती है, एक AWS मैनेज, दूसरी कस्टमर मैनेज। कस्टमर मैनेज का मतलब ये होता है कि जो हमने खुद से क्रिएट की हुई है तो कस्टम यूज़ के लिए। तो देखो जैसे ये हमने खुद से क्रिएट की है तो ये कस्टमर मैनेज आ गई। AWS मैनेज पे जाओगे या ऑल टाइप पे जाओगे तो यहाँ पर AWS ने जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है ये पॉलिसीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं EC2 का फुल एक्सेस देता हूँ, क्या करता हूँ, EC2 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर आप देखो EC2 फुल एक्सेस आ गया, अमेजोन EC2 फुल एक्सेस। तो EC2 का फुल एक्सेस हो जाएगा, तो मैंने टिक कर दिया।
अब मैंने बोला इसको S3 फुल एक्सेस भी देना, तो S3 फुल एक्सेस। अब क्या हो गया, 2 परमिशन हो गई। मैंने बोला नहीं, मुझे इसको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ S3 फुल एक्सेस देना है, तो ये वाला टिक कर दी, हटा दीजिए, S3 फुल एक्सेस दे दो, ठीक है, डन। उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। अब क्या होगा, ये जो दुर्गेश यूज़र ये क्या कर पाएगा, सिर्फ S3 बकेट पे काम कर पाएगा। कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो क्या परमिशन असाइन हो रही है इसको, एक तो S3 पे पूरा काम कर पाएगा, दूसरा IAM यूज़र का पासवर्ड चेंज कर पाएगा, मतलब खुद का पासवर्ड चेंज कर लेगा ये। और कर दीजिए क्रिएट यूज़र। देखो यूज़र क्रिएट हो गया, डाउनलोड कर लीजिए फाइल को। ये लॉगिन कंसोल का URL दे रहा है, आप यहाँ पर लॉगिन करो। जैसे मैं इस माइक्रोसॉफ्ट एज पे आता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये URL मैंने डाला। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मैंने क्या बोला, दुर्गेश। पासवर्ड तो मैंने जैसे AWS@2026 दिया था। अब कर दीजिए साइन इन। तो अब क्या होगा कि ये जो यूज़र नेम है यहाँ पर क्या है, यूज़र नेम, इसको ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड चेंज करने का, तो ओल्ड पासवर्ड, तो ओल्ड पासवर्ड क्या था, AWS@2026। अब न्यू पासवर्ड, तो न्यू पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ, आप लोगों को बताऊँगा नहीं। देखो कर दिया डन, और सेव चेंजेस कर दीजिए। पासवर्ड चेंज हो गया, रीसेट हो गया सक्सेसफुली, कंटिन्यू टू साइन इन करो। तो अब आप लॉगिन कर चुके हो एज अ दुर्गेश यूज़र, राइट। अब दुर्गेश यूज़र को क्या परमिशन दिया आपने, S3 फुल एक्सेस दिया है। तो यहाँ पर दुर्गेश जो है सिर्फ S3 पे काम कर पाएगा। देखो कहाँ गया ये, यहाँ पर सर्च करो जरा EC2। राइट, तो यहाँ पर आएंगे आप। अब देखो यहाँ पर इंस्टांसेस पे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन वाइल फेच डेटा, ये दुनिया भर का बोल रहा है, दुर्गेश इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन, मतलब इसको एक्सेस ही नहीं है, राइट। तो एरर आ रहा है। S3 पे जाएंगे जरा, तो S3 पे काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आएंगे आप और देखो वही बकेट क्रिएट करिए। तो बकेट में इस पर क्या करता हूँ, रीजनल ले लेता हूँ। बकेट का जो नेम है मैं दुर्गेश दे देता हूँ और कर दीजिए यहाँ पर क्रिएट बकेट। नॉर्मल बकेट बना रहा हूँ, सिर्फ चेक करना है कि परमिशन है कि नहीं। देखो तो बकेट क्रिएट हो गया, राइट, बट EC2 क्रिएट नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि परमिशन नहीं थी। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पूरी परमिशन है, तो मैं अब अगर चाहूँ तो इस दुर्गेश यूज़र को परमिशन दे सकता हूँ। तो इस पहले IAM यूज़र पे आओगे, यूज़र पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऐड परमिशन का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जैसे EC2 का एक्सेस देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, EC2 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर अमेज़ॉन EC2 फुल एक्सेस करिए और डन। अब जरा यहाँ पर देखो, इसको बोलो कि भाई एक बार अब जाके जरा देखो EC2 पे, अब आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से चेंजेस हो गए और यहाँ पर इंस्टांसेस पे आइए। देखो अब एरर हट गया, पहले वही एरर आ रहा था, अब लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आ गया, राइट। यहाँ पर लॉन्च पे भी क्लिक कर पा रहा है, सारा कुछ कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी की परमिशन को ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। जैसे ये सिलेक्टेड है, अब मैंने बोला EC2 का परमिशन हटाना है, सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। तो अब ये इसको वापस से ज़रा रिफ्रेश करके बोलो एक बार जरा, एरर आ जाएगा, देखना। अभी आया नहीं है, 1 मिनट। देखो आ गया एरर, इंस्टांस पे क्लिक करिए, देखो आ गया ना एरर। तो इस तरीके से परमिशन को ऐड और रिमूव कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर ग्रुप्स देख सकते हो कि भाई ये किस ग्रुप में एडेड है, किस ग्रुप में नहीं है। टैग्स पे आके यहाँ पर
टैग दे सकते हो। सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे आइए, तो जैसे आपने जो यूज़र बनाया है दुर्गेश नाम का, इसको एक्सेस की सीक्रेट की भी दे सकते हो। अब एक्सेस की सीक्रेट की क्या होती है, जो आपकी प्रोग्रामेटिक एक्सेस होते हैं, मतलब कमांड लाइन से यूज़ करना है या प्रोग्रामिंग के थ्रू AWS की सर्विस यूज़ करनी है, तो आपको एक्सेस की सीक्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आप पढ़ेंगे आगे, टॉपिक है अपना AWS का कमांड लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो वहाँ पर समझाऊंगा एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ कैसे होता है। क्रिएट, तो यहाँ पर क्लिक करो, कमांड लाइन इंटरफेस, और यहाँ पर आके अंडरस्टूड और नेक्स्ट, तो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया। अब इस यूज़र की लास्ट एक्सेस देखना है, तो ये लास्ट एक्सेस कब कहाँ से कर रहा है वो सब चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि आपकी जो अलाउड सर्विसेज है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यूज़र पे आइए, इस यूज़र पे क्लिक करो, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इसने जो है तो लास्ट कंसोल साइन इन कब आज किया था, एक्सेस की क्रिएटेड एक है, फिर यहाँ पर यूज़र कब क्रिएट हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है तो बाउंड्रीज वगैरह लगा सकते हो, मतलब परमिशंस लगा सकते हो। बता रहा है कि लास्ट साइन इन कब हुआ था, 5 मिनट पहले कंसोल पे लॉगिन किया था इसने। इसके बाद यहाँ पर MFA लगाना है तो MFA लगा दो, राइट। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हो, API की यूज़ करनी है, API की जनरेट कर लीजिए। तो इन सब केस के लिए SSH की यूज़ करनी है तो SSH कर लो, साइन इन सर्टिफिकेट यूज़ करना है, साइन इन सर्टिफिकेट ले लो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स में आके कर सकते हो। तो ये था आपका IAM यूज़र कैसे बनाते हैं। इतना सभी को समझ में आया? दुर्गेश जी, हरीश जी, आशीष जी, अरुण जी, यस और नो? चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर IAM यूज़र ग्रुप का, मतलब IAM ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप क्यों बनाना है भाई, मैंने बोला कि यहाँ पर इतने सारे यूज़र्स हैं। मैं ज़रा इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा ये समझो, चलिए। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई हमारा जो यूज़र है, क्या है, यूज़र है। अब मैं चाहता हूँ कि विवेक, रोशनी और XYZ, इन तीनों को क्या करना है, EC2 का एक्सेस देना है। क्या करना है, EC2 का एक्सेस देना है। और मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो नेक्स्ट यूज़र है, दुर्गेश, अरुण और आशीष, इनको क्या करना है, मुझे S3 का फुल एक्सेस देना है। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग यूज़र बनाऊँगा, फिर अलग अलग परमिशन दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। और प्लस कल को मैं क्या चाहता हूँ कि इन पे कोई परमिशन ऐड करनी, रिमूव करनी, तो एक एक करके सबको करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोला गया, ये ग्रुप बना दो। तो जैसे यहाँ पर आएंगे, कोई ग्रुप नहीं है, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करो, ग्रुप का नाम दे दो। जैसे मैंने एडमिन दे दिया। कौन कौन से यूज़र को ऐड करना, मैंने बोला इन दोनों यूज़र को ऐड कर दीजिए। परमिशन क्या देनी है, मैंने बोला एडमिन की एक्सेस दे दो। क्या करिए, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो अब जो भी यूज़र आप क्या करोगे, इस एडमिन ग्रुप पे ऐड करोगे, उसको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस परमिशन हो जाएगी। इस ग्रुप पे क्लिक करके आओ, तो यहाँ पर कौन कौन यूज़र एडेड है, परमिशन क्या है, एक्सेस एडवाइज़र देख सकते हो यहाँ पर, राइट, कि मतलब लास्ट एक्सेस इन्फॉर्मेशन की किसने क्या एक्सेस किया, वो चीज़ें आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ग्रुप बना के काम कर सकते हो। क्लियर हुआ कि यूज़र कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं? यस और नो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आइए। तो मैंने आपको बताया कि यूज़र, ग्रुप, रोल, पॉलिसी, MFA, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ये सब कोर कॉन्सेप्ट है जो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले IAM यूज़र का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको समझाया कि यूज़र क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए कोई सर्विस वगैरह को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पर टाइप ऑफ एक्सेस, कंसोल एक्सेस दे सकते हो, प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे सकते हो। प्रोडक्शन का सिनारियो दिया है कि एक कंपनी है जिसके पास 5 डेवलपर है, 2 डेवऑप्स इंजीनियर है, एक ऑडिटर है। अब आपको क्या करना है, सभी को सेपरेट एक्सेस देना है। तो बैड प्रैक्टिस क्या होगी, रूट अकाउंट दे दो सभी को। करेक्ट प्रैक्टिस क्या होगी, इंडिविजुअल IAM यूज़र बनाइए,
और जो कम से कम रिक्वायर्ड परमिशन है वो दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, MFA इनेबल करके चलना है। तो ये आप क्या करते हो, बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करते हो IAM यूज़र में। नेक्स्ट आता है IAM ग्रुप। तो IAM ग्रुप के अंदर अगर आप आते हैं तो ग्रुप क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ IAM यूज़र्स होते हैं जहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स होंगे, जो कि आपकी परमिशन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा। जैसे डेवऑप्स इंजीनियर है, डेवलपर है, सिक्योरिटी, फाइनेंस, तो अलग अलग ग्रुप बना दो और जो बंदा जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वहाँ पर ऐड कर दो। और परमिशन अब जो अटैच करनी, पॉलिसी जो अटैच करनी है, तो डायरेक्ट ग्रुप पे करो, इंडिविजुअल पर्सन पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है वही कि आपका रीड S3 लॉग्स, डिप्लॉय लैम्डा, क्लाउड वॉच, इसकी परमिशन डेवलपर्स को देना है। तो क्या करिए, ये सारी परमिशन ग्रुप पे दे दो और उस ग्रुप पे यूज़र को ऐड और रिमूव कर दो जैसी परमिशन देनी हो। फिर डेवऑप्स का एग्जांपल दिया है, फाइनेंस ग्रुप का एग्जांपल दिया है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका IAM रोल। अब IAM रोल ये होता है, क्या होता है, ये टेम्परेरी परमिशंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आप AWS सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ यूज़ करना है तो परमिशन दे दो। अब इसको एग्जांपल समझाता हूँ कि मुझे क्या करना है, एक ऑटोमेशन करना है। क्या करना है, एक ऑटोमेशन करना है। ध्यान से समझना, ये ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का सिनारियो बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक EC2 इंस्टांस हो गया। क्या हो गया, एक EC2 इंस्टांस हो गया। अब इस EC2 इंस्टांस पे क्या हो रहा है, कोई भी कोई भी डेटा है, मैं क्या चाहता हूँ, ये यहाँ से बैठ के क्या करे, S3 बकेट पे पुश कर दे डेटा। क्या हो, यहाँ पर कोई डेटा आ रहा है, वो यहाँ से उठा के क्या करे, S3 पे पुश कर दे। या फिर मेरे पास एक DynamoDB सर्विस है, तो DynamoDB सर्विस तो आपका फ्रंट एंड बैक एंड यहाँ पर चल रहा है, बट डेटाबेस तो आपका अलग सर्विस। तो हमने क्या बोला कि जब यूज़र कोई डेटा यहाँ पर स्टोर कराए तो वो यहाँ तो स्टोर नहीं करना है, DynamoDB में जाना है। तो ये आपका इंस्टांस जो है, इसको परमिशन होनी चाहिए DynamoDB पर राइट करने की, रीड करने की, तभी जाके आपका जो EC2 यूज़र है ये क्या कर पाएगा, रीड और राइट कर पाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको यूज़ केसेस आते हैं तब क्या करते हो, आप IAM रोल यूज़ करते हो। फिर इसी के अंदर एक आता है आपका क्रॉस अकाउंट एक्सेस का। ये क्रॉस अकाउंट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझना कैसे। कंपनी के अंदर एक अकाउंट AWS का है यूज़र के नाम से, दूसरा रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है। AWS यूज़र्स के नाम से बनाया आपने, AWS रिसोर्सेज बना दिया आपने। ये दो अलग अलग अकाउंट हो गए, ठीक है। अकाउंट ID मैं एग्जांपल के लिए दे दे रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कुछ रैंडम दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये अकाउंट ID एक हो गई, दूसरी अकाउंट ID ये हो गई, दोनों अलग अलग अकाउंट है। अब इसके अंदर जो होगा सिर्फ यूज़र होंगे, जैसे दुर्गेश, रोशनी, मोहित, अमित, सिराज और अरुण। मैंने बोला ये सब क्या है, आपके यूज़र्स हो गए, ठीक है। और इसके अंदर आशीष। अब ये यूज़र्स बन गए। अब मैंने क्या बोला कि जिस अकाउंट में हमने IAM यूज़र बनाए हुए हैं, क्या है सर, जिस अकाउंट पे हमारे IAM यूज़र बनाए हुए हैं उस अकाउंट पे हमें EC2, S3, DynamoDB, RDS कुछ भी नहीं बनाना है। बना सकते हो बट बनाना नहीं। क्यों, हमारा वर्किंग अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट अलग है। अब यहाँ पर सर्विसेज हैं, EC2, S3, BPC, RDS, DynamoDB, EFS, उसके बाद और भी सर्विसेज है जो मुझे याद नहीं आ रही, लैम्डा हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैंने क्या बोला कि यूज़र अपने ही अकाउंट, उसको यहाँ लॉगिन का एक्सेस नहीं देना है। क्या है, जो आपका दूसरा अकाउंट है इस पे लॉगिन एक्सेस नहीं देना है। यूज़र लॉगिन इस AWS अकाउंट पे करेगा, यहीं से बैठ के स्विच का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाऊँ अगर अभी, तो यहाँ पर नीचे आओगे, स्विच रोल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये स्विच रोल करना सीखेंगे अपन। तो ये IAM रोल का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक सर्विस को दूसरी सर्विस पे परमिशन देना चाहते हो तो IAM रोल यूज़ करिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे स्विच करवाना है तो IAM रोल का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। तो इसका कल अपन प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास 2 AWS के अकाउंट है, इन दोनों AWS अकाउंट पे ये सेटअप मैं करूँगा। एक पे यूज़र होगा, दूसरे पे रिसोर्स होगा। यूज़र अपने अकाउंट पे लॉगिन करके जंप करके जाएगा रिसोर्स पे, काम करके वापस अपने अकाउंट पे आ जाएगा। समझ में आया दुर्गेश जी, आशीष जी, अरुण जी, सिराज सर? ठीक है, तो कल अपन इसका प्रैक्टिकल करने वाले। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।